नमस्कार, जय हिंद। लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे भू आकृति विज्ञान की। भू आकृति विज्ञान में किन बातों का अध्ययन किया जाता है, उच्चावच क्या होते हैं या स्थलाकृति क्या होती हैं, और ख़ास करके हम लोग ये भी आज समझेंगे कि स्थलाकृति के अलग अलग स्वरूप कौन कौन से होते हैं, यानी कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं और तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं। तो भू आकृति विज्ञान में आपको सामान्य तौर पे कुछ प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर सवाल आपको नहीं भी पूछे जाते हैं तो भू आकृति विज्ञान जब आप पढ़ते हैं, यानी कि जो भौतिक भूगोल आप पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत ये एक छोटा सा सेक्शन होता है, यानी कि भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में हम लोग किन बातों का अध्ययन करते हैं, आज हम लोगों को वही बात समझना है। तो भू आकृति विज्ञान में सबसे पहले तो आप ये जानते ही होंगे कि जो भू आकृति विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान ये भौतिक भूगोल की एक शाखा के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है। अब भू आकृति विज्ञान को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी, एक सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जियोमॉर्फोलॉजी का पिता कौन होता है, हु वॉज द फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। तो अगर हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के फादर की बात करें, फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डेविस। विलियम डेविस इनका नाम है। इनको भू आकृति विज्ञान का पिता कहा जाता है। भू आकृति विज्ञान का पिता इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भू आकृतियों के बनने, यानी कि जो पृथ्वी पर स्थलाकृतियाँ बनती हैं, इनके बनने और इनके नष्ट होने, पुनः इनके बनने की जो एक प्रक्रिया होती है, एक साइकिल होती है, उसका इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भू आकृति से संबंधित अपरदन चक्र की इन्होंने बात किया था। इन्होंने एक पूरा साइकिल की बात किया था कि किस तरह से पृथ्वी पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, किस तरह से उनका अपरदन होता है, अपक्षय होता है, और फिर उसके बाद वो स्थलाकृति नष्ट होती है, फिर से वही प्रक्रिया जारी होती है। हालांकि ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है, मतलब कि करोड़ों अरबों वर्षों में ये संपन्न होती है। तो इसमें इन्होंने इसी बात का जिक्र किया था। तो एक बात हम लोगों को क्लियर हुई, ये सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है कि भू आकृति विज्ञान का पिता कौन है, तो विलियम डेविस का आंसर आप लगाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो जियोमॉर्फोलॉजी वर्ड है, इसका मतलब क्या हो सकता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में आप देखेंगे तो इसको हम लोग अगर शब्दों, जो अक्षर इनके हैं, इनको अगर हम लोग तोड़ें तो आपको यहाँ पर कुछ शब्द मिलेंगे। इसमें मिलेगा, एक आपको मिलेगा जियो, दूसरा मिल जाएगा आपको मार्फो, जियो मार्फो, और उसके बाद आपको मिल जाएगा लोगोस। तो यहाँ पर हमें 3 शब्द मिले हैं, और ये सभी शब्द किस भाषा के थे, तो ये हैं ग्रीक भाषा के। ग्रीक भाषा के हमें 3 शब्द मिल गए, जिसमें जियो का मतलब होता है अर्थ, मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्मेशन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे पृथ्वी, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेशन का मतलब निर्माण, और स्टडी का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, अध्ययन। तो एक तरीके से अगर देखें तो ये जियोमॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मतलब कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किन बातों का अध्ययन करते हैं, तो ये बात आपके सामने आ चुकी है। यानी कि अगर हम लोग इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा में आप लिखेंगे पृथ्वी
का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण व विभिन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, यानी भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी का निर्माण, साथ ही साथ हम विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ये कौन सी शाखा होती है? तो इसको हम लोग कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें कि विभिन्न स्थलाकृतियाँ और कौन कौन सी हो सकती हैं, तो इसमें आप देखते हैं हम लोग पर्वतों का अध्ययन कर सकते हैं, पठार हैं, मैदान हैं, साथ ही साथ हम लोग झीलों का अध्ययन कर सकते हैं कि इनका स्वरूप कैसा है, ये बने कैसे हैं। तो इन सब बातों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बाढ़ के मैदान की बात करें, बाढ़ का मैदान कैसे होता है, साथ ही साथ हम लोग नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों और साथ ही साथ पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, इन सब बातों का अध्ययन अगर हमें करना है, इसके फॉर्मेशन की बात करें, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यानी कि वितरण की बात करें, तो इन सभी बातों का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक वर्ड है कौन सा? विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ। यहाँ पर हमें स्थलाकृतियों के बारे में समझना है। तो स्थलाकृति हम किसको कहते हैं? अगर इस शब्द को भी हम लोग तोड़ें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि स्थलाकृति में स्थल और आकृति हैं, यानी कि विभिन्न स्थलों की जो आकृतियाँ होती हैं, कहीं पर ऊंचा होता है, कहीं पर नीचा होता है। तो जो भी स्थलाकृति हमको दिखाई देती है वही क्या हो जाती है? विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई अर्थ सरफेस है। अब इस अर्थ सरफेस पर यहाँ पर है आपका ये अर्थ सरफेस। अब इस अर्थ सरफेस पे हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं पर ये पर्वत भी हैं, कहीं कहीं पर देखेंगे तो ये पठार भी हैं, कहीं कहीं पर पूरा ये सपाट रहेगा तो यहाँ पर मैदान भी बन जाएंगे, कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो यहीं पर झीलें भी बन जाएंगी, फिर यहीं पर आप देखते हैं कि नदियाँ भी प्रवाहित हो रही हैं। यानी कि जितने भी प्रकार की स्थलाकृतियाँ आप देखते हैं, इन सभी स्थलाकृतियों को अगर हम लोग इन्हीं जो स्थल की आकृतियाँ बनी हैं, तो इन्हीं को ही हम क्या कहेंगे? स्थलाकृति कहेंगे। लेकिन एक वर्ड आप यूज़ करते हैं उच्चावच, यानी कि रिलीफ को। तो अगर इन सभी स्थलाकृतियों को हमें एक शब्द में डिनोट करना हो, अगर इसका हम लोग सबसे इस पूरे फिगर में हम लोग अगर ऊंचा स्थल देखेंगे तो ये रहेगा, और निचला स्थल देखेंगे तो यहाँ पर रहेगा। यानी कि सबसे ऊंचे स्थान और सबसे निचले स्थान को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम जिस एक शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं उच्चावच या रिलीफ कहते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको एक परिभाषा लिखनी है उच्चावच की। तो उच्चावच हम किसको कहते हैं? उच्चावच या रिलीफ की हम लोग बात कर रहे हैं। किसको कहा जाएगा? तो सबसे ऊंचे और निचले स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए उच्चावच शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है?
तो जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं उन सभी स्थलाकृतियों को अगर एक शब्द में हमें डिफाइन करना हो, एक शब्द में हमें उनके बारे में बताना हो, तो जो वर्ड होता है वो होता है आपका उच्चावच। यानी कि इस उच्चावच वर्ड के ज़रिए हम बताते हैं कि कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ यहाँ पर ऊंचे और नीचे स्थानों को बनाती हैं। अब यहाँ पर बात एक समझने वाली अब ये है कि जो ये स्थलाकृतियाँ हैं या ये जो उच्चावच हैं ये किस प्रकार से बनते हैं। तो स्थलाकृतियों या उच्चावचों के निर्माण के रेफरेंस में हम लोग अगर अपनी बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है पृथ्वी के बारे में। यानी कि हमारी पृथ्वी पर आप देखते हैं कि जितनी भी बात हम लोग कर रहे हैं वो सभी की सभी बातें किस पर हैं, हमारे अर्थ सरफेस के बारे में हैं। तो अर्थ सरफेस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें क्या होगा, पृथ्वी के बारे में समझना होगा। अब पृथ्वी के बारे में अगर हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि प्रारंभ में, अगर हम ये लिखते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी कैसी थी, अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि प्रारंभ में हमारी पृथ्वी कैसी थी, तो शुरुआत में हमारी पृथ्वी कैसी थी, ये बिहेव करती थी फायर बॉल की तरह, यानी कि आग का गोला। अब आग के गोले के रूप में हमारी पृथ्वी बहुत पहले थी, यानी कि करीब करीब 4.5 बिलियन वर्ष पहले, 4.5 बिलियन वर्ष पहले की अगर हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी हमारी कैसी थी, एक आग का गोला थी। इस आग का गोला जो था इसमें ठंडा होने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठंडा होने के क्रम में अब ये जब गर्म गोला थी तो ये क्या हुआ, ठंडा होना स्टार्ट हुई। जब ठंडा होना स्टार्ट हुई तो इसमें अलग अलग स्थलाकृतियों का निर्माण होना शुरू हो गया। जैसे आप संस्तर की बात करते हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ में जब पढ़ेंगे तो क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात यहाँ पर होती है। यहाँ पर किसकी बात है, क्रस्ट, मेंटल और कोर की बात यहाँ पर हो गई। यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर का बनना यहाँ पर प्रारंभ हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ठंडा होने के क्रम में ठोस रूप को धारण करना प्रारंभ किया। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें कि ये ठोस होना प्रारंभ हुआ तो गलत बात नहीं होगी, ये ठोस होना प्रारंभ हो गई। अब ठोस होने के क्रम में ही विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनेंगी, लेकिन उसमें दो प्रकार के बल लगते हैं। दो प्रकार के बल कौन कौन से होते हैं इसको आप जानते भी होंगे। एक को हम लोग कहते हैं आंतरिक बल, एंडोजेनिक, और दूसरे को हम लोग कहते हैं बाह्य बल। तो दो प्रकार के यहाँ पर बल लगते हैं, एक को हम लोग कहते हैं आंतरिक बल और दूसरे को हम लोग कहते हैं बाह्य बल। अब इन्हीं आंतरिक और बाह्य बलों के आधार पर ही अलग अलग उच्चावचों का निर्माण होगा। जैसे आप इसके जो उच्चावच बनेंगे, इन सभी उच्चावचों को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो यहाँ पर हम लोग उच्चावच की अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से उच्चावचों का अलग अलग निर्माण हुआ है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि किसका निर्माण हुआ है। अगर हम लोग इसमें महाद्वीप या महासागर की बात न करें, सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो किस स्थलाकृति का निर्माण आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो अगर हम लोग एक फिगर बनाते हैं और उस फिगर के ज़रिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर एक हम बना रहे हैं, ये हो गया आपका महाद्वीपीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट, और यहाँ पर ये जल भरा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे,
जो स्थल वाला पार्ट है इसको हम लोग लिख देंगे महाद्वीपीय क्रस्ट, इसको लिखेंगे महासागरीय क्रस्ट, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, महाद्वीपीय क्रस्ट। अब एक सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे पहले महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हुआ था या महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हुआ था? तो सबसे पहले किसका निर्माण हुआ था? तो महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हुआ। और ये महाद्वीपीय क्रस्ट का जो निर्माण हुआ करीब करीब 4.5 से लेकर 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, यानी कि इसका निर्माण पहले हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं महासागरीय क्रस्ट की। तो महासागरीय क्रस्ट का निर्माण जो हुआ था वो हुआ 170 मिलियन वर्ष पूर्व। ये बात हो गई। अब यहाँ से आपसे अगर पूछा जाए कि कौन प्राचीन है और कौन नवीन है, तो आंसर आपका हो जाएगा कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ये प्राचीन है और ये वाली कैसी है, नवीन है। अगर दोनों क्रस्ट की हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक चीज़ आपको और समझना है कि इसमें जो पाई जाने वाली चट्टानें होती हैं ये होती हैं बैसाल्ट प्रकार की। बैसाल्ट प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। डेंसिटी काफ़ी कम होने की वो बहुत ऊपरी सतह पर होने की वजह से इनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। जबकि जो महासागरीय क्रस्ट हैं इसमें जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं वो होती हैं ग्रेनाइट प्रकार की। ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं और यहाँ पर बैसाल्ट प्रकार की चट्टानें। अब मेरी बात ध्यान से आप समझिए। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं 2 प्रकार के बल। 2 प्रकार के बल कौन कौन से होंगे? एक होगा आंतरिक और दूसरा होगा बाह्य बल। देखिए 2 प्रकार के बल हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारा जो पहला फोर्स होगा उसको हम लोग कह रहे हैं आंतरिक बल, और जो दूसरा बल होगा उसको हम लोग कहेंगे बाह्य बल। तो आंतरिक और बाह्य बल कैसे होता है इसकी हम लोग बात कर लें। तो ये आंतरिक क्षेत्रों से और ये कैसा होता है, बाहरी भाग से, यानी कि बाहरी क्षेत्रों से। अब यहाँ पर आपको दोनों चीज़ों को समझना है और फिर उसके बाद आप बताएंगे कौन अच्छा है और कौन ख़राब है। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस होने के बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर इसके आंतरिक क्षेत्रों से यानी कि धरातल के नीचे से अगर कोई बल आरोपित होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ इस तरह से ये बल आरोपित हो गया, ये निचले क्षेत्रों से बल लग रहा है। अब जब निचले क्षेत्रों से ये बल लगेगा तो क्या इसका ऊपर का जो भाग है कुछ ऊपर उठेगा कि नहीं उठेगा? अगर इस सरफेस पे नीचे से कोई बल लगे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है कुछ ऊपर उठ जाएगा, और ऊपर जब उठेगा तो इसमें आप देखिए कि कुछ इस तरह की स्थलाकृतियाँ बनेंगी, यानी कि कहीं पर ऊंचा उठ गया, कहीं पर कम उठा तो यहाँ पर पठार बन गया, कहीं पर ये समतल ही रह गया तो यहीं पर मैदान बन गया, कहीं पर फिर थोड़ा सा उठ गया। तो यानी कि जो आंतरिक बल है, आंतरिक बल जब पृथ्वी के अंदर के क्षेत्रों से लगा तो किसी न किसी चीज़ का निर्माण हुआ है। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हवाएं चलें, पवनें चलें,
या फिर वर्षा हो तो इसमें क्या होगा, क्षरण होगा, कटाव होगा। और कटाव जब होगा तो ये बाह्य बलों के रूप में आरोपित होते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है कि विनाश होता है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं कि जो आंतरिक बल है ये रचनात्मक होता है, ये रचनात्मक होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव होता है। लेकिन जो बाह्य बल है ये कैसा होता है, विनाशात्मक होता है। यानी कि ये कैसा होता है, तो ये डिस्ट्रक्टिव होता है, यानी कि इससे विनाश होता है। तो आंतरिक और बाह्य बल ये आपके 2 तरीके से लगते हैं और इसमें फिर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअल में कौन कौन से उच्चावच की श्रेणियां होती हैं। तो इसमें आपने देखा कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है, तो सबसे पहले निर्माण हुआ है क्रस्ट का, यानी कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट का। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, तो महाद्वीप का, उसके बाद पूछा जाए तो महासागर का, या फिर अगर सिर्फ आपको ऑप्शन में एक दिया रहे क्रस्ट का तो आंसर आप क्रस्ट लगा लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले किसका विकास हुआ है, महासागर का या पर्वत का, पठार का, झील का, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, महासागर का। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, या आपसे ये पूछा जा सकता है सवाल के रूप में कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच के प्रमुख उदाहरण कौन हैं, तो उसमें आप महाद्वीप और महासागर को लगाएंगे। तो ये सवाल आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसका हम लोग नाम भी यहीं पर लिख लेते हैं ताकि आपको कोई समस्या ना होने पाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले क्या बन गया, यहाँ पर बन गया माउंटेन। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो यहीं पर बन गया प्लेट्यू। फिर यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या बन गया है, प्लेन बन गया है। तो इस तरह से पर्वत, पठार और मैदान क्रस्ट के निर्माण होने के बाद बने हैं, यानी कि ये कैसे हो जाएंगे, सेकंड ऑर्डर रिलीफ में। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर इसी में मैदान की बात करते हैं, हम लोग मैदान की बात यहाँ कर चुके हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर कोई नदी प्रवाहित हो रही है। अब ये नदी जो है, ये नदी किसी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करे। अगर कुछ इस तरह से आकृति का निर्माण करे तो ये क्या हो गया, ये डेल्टा के रूप में होता है। ये हम लोग बना रहे हैं नदी, ये नदी है और ये क्या बन गया, डेल्टा का निर्माण हो गया। अब इसके बाद जो पूरा का पूरा ये एरिया होगा यहाँ का, यहाँ पर क्या बन जाएगा तो बन जाएगा बाढ़ का मैदान। यहाँ पर क्या बन गया, बाढ़ का मैदान बन गया। तो इस तरह से जितनी भी स्थलाकृतियाँ होती हैं उनका निर्माण, या हम कह सकते हैं कि जितने भी उच्चावच होते हैं यानी कि रिलीफ होते हैं, उनका इस तरह से आप अध्ययन करते हैं तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहीं पर एक चीज़ और होता है, झीलों का भी निर्माण यहीं पर होता है। इसको भी आप यहाँ पर चाहें तो बना लें। झीलों का भी निर्माण कहाँ होता है, तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत ही। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो उच्चावच हैं, निर्माण की पूरी प्रक्रिया, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। अब जो उच्चावच के अलग अलग प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं उच्चावच के, तो ये उच्चावच जो हैं ये 3 प्रकार के हैं। हम लोग पहले लिखते हैं प्रथम श्रेणी के उच्चावच। अब प्रथम श्रेणी की जो उच्चावच हैं इनमें किसका निर्माण हुआ है, तो इसकी अगर हम लोग विशेषताएं भी लिखें तो विशेषताओं में आप क्या लिखते हैं कि ये बड़े आकार में होते हैं, बड़े आकार में
होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लिखेंगे तो महाद्वीप और महासागर यहाँ पर लिखेंगे। तो जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है और जो इसमें बनने वाली स्थलाकृति है वो महाद्वीप और महासागर होती हैं। दूसरी बात आप ध्यान से समझें। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच यानी कि सेकंड ऑर्डर रिलीफ। तो जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं इसमें क्या होता है कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच पर, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन है, तो ये हैं महाद्वीप और महासागर। ऐसे लिखिए इसको, प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर निर्माण होता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर निर्माण हो जाता है और जब प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर इनका निर्माण हो गया तो आगे के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं इसको हम लोग कहेंगे मुख्य स्थलाकृति। आगे अभी तीसरे वाले में आपको ये मिल जाएगा। अब इसमें अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि द्वितीय श्रेणी में किसका किसका निर्माण होगा, तो यहाँ पर निर्माण होगा पर्वत का, पठार का, मैदान है, झील है। तो इन सभी का निर्माण कैसे हो रहा है, ये हो रहा है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में। अब इसके बाद जो आता है आपका तीसरा नंबर वो होता है आपका तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तृतीय श्रेणी के उच्चावच यानी कि थर्ड ऑर्डर रिलीफ। अब तृतीय श्रेणी के जितने भी उच्चावच होंगे उनका निर्माण कैसे होगा, इनका निर्माण होगा खास करके बाह्य बलों के ज़रिए। कैसे निर्माण होता है, इनका निर्माण जो होता है मुख्यतः बाह्य बलों के ज़रिए। कैसे होता है, तो मुख्य भूमि में या मुख्य स्थलाकृति में अपक्षय व अपर्दन के जरिए जो मुख्य स्थलाकृति हैं यानी कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, इन सब में मुख्य स्थलाकृति में अपक्षय और अपर्दन के बाद यानी कि कटाव और उसका जमाव। अपक्षय का मतलब है जमाव और अपर्दन का मतलब है कटाव। तो अपर्दन यानी कि कटाव और जमाव के बाद जिन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है यानी कि इसमें जो रोल होता है वो बाह्य बलों का होता है। अब बाह्य बलों में कौन होते हैं, या यूँ कह लें एक सबका अगर हम लोग लास्ट में एक कंक्लूज़न निकालते हैं थर्ड ऑर्डर रिलीफ के लिए, तो आप लिख सकते हैं कि जल व पवनों से निर्मित स्थलाकृति, जल और पवनों से निर्मित होने वाली स्थलाकृतियाँ यानी कि ये बाह्य बलों के रूप में काम करती हैं। तो यहाँ पर आपको ये बात समझना था। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बाढ़ का मैदान है, यहीं पर आपका डेल्टा है, ये सब कैसे हैं, ये सब हो जाएंगे थर्ड ऑर्डर रिलीफ में यानी कि तीसरे श्रेणी के उच्चावचों में हम लोग इनको शामिल करते हैं। तो ये पूरा आपका जियोमॉर्फोलॉजी में एक सामान्य सी बातें हैं जो हम लोग अक्सर
इन टर्म्स को यूज़ करते हैं लेकिन उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझे होते हैं, तो वो आगे चलकर क्या होता है कि भूगोल जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपके लिए समस्या बनने लगता है। तो इन बातों को आप समझें। हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है कि जियोमॉर्फोलॉजी का पिता कौन है, तो वो है विलियम डेविस। इन्होंने अपर्दन चक्र की बात किया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी शब्द को 3 अक्षरों में डिवाइड किया था, जियो, मार्फो और लोगोस में। ग्रीक भाषा का ये वर्ड है जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जियो का मतलब पृथ्वी होता है, मार्फो का मतलब फॉर्मेशन या निर्माण होता है और उसके बाद लोगोस का मतलब स्टडी या अध्ययन होता है, यानी कि पृथ्वी और उसके अंतर्गत विभिन्न स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हम लोग स्थलाकृतियों के निर्माण, स्थलाकृतियों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि उसका वितरण कैसा है और इन स्थलाकृतियों से संबंधित जितने सिद्धांत या विचार हैं उनके बारे में। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा स्थलाकृति क्या होती है, यानी कि स्थल प्लस आकृति क्या होता है। पृथ्वी के धरातल पर बनने वाले विभिन्न प्रकार के जितने भी स्थलाकृतियाँ हैं उन सबको हमें एक साथ यानी कि ऊपर और निचले स्थानों को बताने के लिए हम लोग उच्चावच शब्द का प्रयोग किए, यानी कि रिलीफ वर्ड का प्रयोग किए। पृथ्वी पर सबसे पहले किसका निर्माण हुआ है, ये फिगर आपके सामने है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हुआ, फिर उसके बाद महासागरीय क्रस्ट, उसके बाद है महाद्वीपीय क्रस्ट, यहाँ पर फिगर है। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया था आंतरिक और बाह्य 2 प्रकार के बल लगते हैं। आंतरिक बल और बाह्य बल से ही क्या होता है, विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जो आंतरिक बल होते हैं वो सामान्य तौर पर कंस्ट्रक्टिव होते हैं, यानी कि वो रचनात्मक होते हैं, उनसे किसी न किसी स्थलाकृति का निर्माण होता है। जबकि अगर हम लोग एक्सोजेनिक की बात करते हैं, यानी कि बाह्य बल की बात करते हैं, तो उनके ज़रिए किसी न किसी स्थलाकृति का विनाश होता है, यानी कि पवन और जल के जरिए इसमें अपक्षय और अपर्दन ही होता है जो मुख्य स्थलाकृति होती है। और उसी के आधार पर फिर हम लोगों ने अपने उच्चावच को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और उसके बाद तृतीय श्रेणी के उच्चावच। तो कौन कौन से उच्चावच हैं, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, ये आपके टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन जीएस के लिए भी ये टॉपिक और ये जो हम लोगों ने आज देखा है ये महत्वपूर्ण आपका होगा। न आपको सीधे पूछा जाए तो ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप समझें। कोई डाउट अगर आपको बच गया है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।